हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अभी हम लोग बना रहे हैं न्यू वीडियो अबाउट फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन के ऊपर जो होता है नया वीडियो हम लोग बना रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि फ्रिक्शन जो होता है कितने टाइप का होता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, आपको हम हायर क्लास के हिसाब से बता रहे हैं फ्रिक्शन के टाइप के बारे में, लेकिन आप लोग को ये पढ़ना नहीं है। आप लोग को पढ़ना है फ्रिक्शन क्या होता है, आप जानते हैं। अभी देखिए, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में तीन टाइप, देखिए आपको पढ़ना है दो ही टाइप का फ्रिक्शन। एक होता है क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन, और सेकेंड होता है आपको क्या, स्लाइडिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। ठीक है, आपके क्लास में दो टाइप का फ्रिक्शन पढ़ना है, एक है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा हो गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन। लेकिन जब आप हायर क्लास में जाइएगा 11th में, तो आप पढ़िए टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में पहला होता है क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकेंड होता है आपको क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और थर्ड होता है आपको क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने क्लास में आपके क्लास के अकॉर्डिंग फ्रिक्शन जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। हाई क्लास के हिसाब से फ्रिक्शन तीन टाइप का होता है, स्टैटिक, लिफ्टिंग और काइनेटिक। तो ये दोनों जो होता है ना, आपको ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हाई क्लास में दो पार्ट पे तोड़ दिया जाता है, एक लिमिटिंग बना दिया जाता है और काइनेटिक बना दिया जाता है। ठीक है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का हाई क्लास में दो पार्ट में बढ़ जाता है, तो हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम इसको समझते हैं, इसको समझेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर में अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। आपको इसके ऊपर में हम मान लेते हैं कि फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पकड़ के खींच रहे हैं। ठीक है, फोर्स इस पर अप्लाई किए 10 न्यूटन। ठीक है, तो देखिए एक बात समझिए, किसी भी सरफेस का, ये जो सरफेस है यहाँ पे, तो ये दोनों क्या, बॉडी, ये सरफेस और ये ऑब्जेक्ट दोनों आपस में इंटरलॉकिंग किया हुआ है। ऐसे इंटरलॉकिंग किया हुआ, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये सरफेस हो गया। तो दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग है, इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग है। तो जब तक आप सफिशिएंट फोर्स नहीं अप्लाई कीजिएगा, तब तक ये ऑब्जेक्ट नहीं बढ़ पाएगा, मूव नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। जब तक आप सफिशिएंट फोर्स नहीं अप्लाई कर पाइएगा, तो ये बॉडी आगे की ओर मूव नहीं कर पाएगा, इसी में रहेगा। तो एक जो होता है मैक्सिमम कैपेसिटी होता है फ्रिक्शन फोर्स का, उससे ज्यादा, जैसे देखिए ये रखा हुआ है, हम इसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये नहीं मूव कर रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे और ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। जैसे 10 न्यूटन अप्लाई किए, नहीं मूव किया, 20 न्यूटन अप्लाई किए, नहीं मूव किया। हम फोर्स अप्लाई करते जा रहे हैं, 10 किए नहीं मूव किया, 20 किए न्यूटन तो नहीं मूव किया, 30 न्यूटन किए तो नहीं मूव किया। जैसे ही 50 न्यूटन हम मूव किए, इस पर अप्लाई किए, तब ये मूव करना स्टार्ट कर दिया। 49 तक हम किए अप्लाई न्यूटन, तब भी मूव नहीं किया। जैसे ही 50 हम किए, तब ये 50 पे ये मूव करना स्टार्ट कर दिया। कहने का मतलब है, इस दोनों सरफेस में इंटरलॉकिंग कब खत्म होगा, कब, मतलब इंटरलॉकिंग का जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, यानी फ्रिक्शन फोर्स, उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है आपका, 50 न्यूटन। इस दोनों सरफेस का फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है, मैक्सिमम वैल्यू वो किसके बराबर होगा, 50 न्यूटन के बराबर होगा। कैसे बोले कि ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू 50 न्यूटन के बराबर होगा, इसीलिए कि जब 50 न्यूटन इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तब ये बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देता है। उसके पहले ये बॉडी मूव नहीं कर रहा था, यानी ये जो दोनों के बीच का जो इंटरलॉकिंग है, इसके कारण इस पे 50 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, तो ये बात हो गया।
यानी ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या है, 50 न्यूटन। ये हम ऐसे करके निकाल लिए, तो समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। अब देखिए इस हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, इस पे हम लगा दिए 10 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, आप बोलिएगा सर फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू जो होता है 50 न्यूटन है, फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू 50 न्यूटन है, तो पीछे की ओर 50 न्यूटन लगेगा, है कि नहीं। सपोज कि ये आपका जो होता है, मान लेते ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ रखा हुआ है, ये यहाँ ऑब्जेक्ट है, इस पे रियली हम पेन से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन मूव नहीं कर रहा है। ये रियली पेन से अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, लेकिन देखिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई किए तो मूव करने लगा। लेकिन रियल में पेन से अप्लाई कर रहे हैं लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है। क्यों नहीं मूव कर रहा है क्योंकि आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका वैल्यू मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के वैल्यू से कम है। 50 न्यूटन इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है। तो क्या इस कंडीशन में, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान समझिएगा कि क्या इस कंडीशन में ये जो आपको है, हम इसके ऊपर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर अगर हम 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या ये पीछे की ओर 50 न्यूटन अप्लाई करेगा? बोलिए, आप सोचिए। अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम 10 न्यूटन का आगे की ओर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये पीछे की ओर 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर सपोज कि हम इधर 10 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू 50 न्यूटन, तो 50 न्यूटन पूरा का पूरा इधर अप्लाई हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट तो इधर मूव करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होता है उस डायरेक्शन में बॉडी मूव करता है कि नहीं। हम इस ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन फोर्स आगे क्यों लगा रही है, मूव, तो ये 10 न्यूटन आगे लगा रहे हैं। इस कॉपी के बीच में और इस पेज के बीच में, इस ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू सपोज कि 50 न्यूटन है, इस पे हम 10 लगा रहे हैं। यहाँ पे ये बॉडी मूव नहीं कर रहा, हम क्लियरली देख रहे हैं। क्यों नहीं मूव कर रहा है? क्योंकि जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू 50 न्यूटन उससे कम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। हाँ, उसके बराबर अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो मूव करने का स्टार्ट कर देगा आपको। तो इस पे 10 न्यूटन लगाएं तो क्या इस पे ये 50 न्यूटन पीछे की ओर लगाएगा क्या आपको? नहीं, 50 न्यूटन ये नहीं लगाएगा। ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्ट के ऊपर भी हम अगर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एकदम ध्यान सुनिएगा मेरे बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। भले ही इस सरफेस का मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करने की कैपेसिटी 50 न्यूटन है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में हम 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, भले ही सरफेस का मैक्सिमम कैपेसिटी फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करने का वो 50 न्यूटन है, फिर भी जितना हम फोर्स अप्लाई करते हैं उतना ही पीछे की ओर फ्रिक्शन फोर्स भी लगता है, 10 ही न्यूटन लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी भले ही आपका कैपेसिटी, आप मान लो, देखिए आप करोड़पति आदमी है, आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन अगर आपके साथ कोई पार्टनरशिप ही करता, वो 1000 रुपया लगाएगा, तो क्या आप पूरा पैसा उठा के लगा दीजिए क्या बिजनेस में? आप और आपका फ्रेंड बिजनेस करता है, ठीक है, तो आप बहुत अमीर है, बहुत अमीर है। लेकिन अगर आपका फ्रेंड उतना नहीं है, अगर फ्रेंड आपका बिजनेस में 1000 रुपये लगाता तो आप अपना क्या पूरा पैसा लगा दीजिएगा क्या? पार्टनरशिप ही कर रहे थे, उतना ही पैसा आप भी लगाइएगा। भले ही आपका पैसा लगाने की कैपेसिटी कितना भी हो, लेकिन आप तो उतना ही पैसा लगाइएगा ना। सिंपल बात यहाँ पे भी है। यहाँ पे इस सरफेस का मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करने का कैपेसिटी 50 न्यूटन है, लेकिन अगर आप 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते तो पीछे की ओर कितना लगेगा आपको? 10 ही न्यूटन लगेगा, और ये दोनों बैलेंस हो जाएगा और बॉडी मूव नहीं करेगा। अगर ये 50 लगाता तो बॉडी पीछे की ओर भागना स्टार्ट कर देता है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। यानी ये बात याद रखिएगा, हम लिख भी देते हैं यहाँ पे, फ्रिक्शन फोर्स अगर बॉडी रेस्ट में है, व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट में है तो उस समय क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स मस्ट बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। यानी बॉडी अगर रेस्ट में है तो फ्रिक्शन फोर्स पक्का है कि अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, नहीं तो बॉडी जो होता है मूव, नहीं तो आपको ये बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये समझ में आपको आ गया। चलिए, तो ये बात हो गया कि जितना हम बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे, उतना ही बॉडी फ्रिक्शन फोर्स करेगा। तो अब देखिए ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखिए, इस पे हम 10 न्यूटन लगाएं,
तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा आपका 10 ही न्यूटन लगेगा। अगर 20 न्यूटन लगाएगा तब फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा आपका 20 न्यूटन। तो देखिए एक चार्ट बनाते हैं हम किए फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है मैक्सिमम वैल्यू है वो 50 न्यूटन है। फ्रिक्शन फोर्स का या मैक्सिमम वैल्यू है 50 न्यूटन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये फ्रिक्शन फोर्स का या मैक्सिमम वैल्यू 50 न्यूटन में है, तो हम 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किए तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा 10 ही न्यूटन लगाएगा, क्योंकि जितना ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई करता है फ्रिक्शन फोर्स भी उतना ही लगता है। हम 20 न्यूटन अप्लाई किए तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या लगेगा 20 ही न्यूटन लगेगा। हम अप्लाई किए 30 न्यूटन तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना लगेगा 30 न्यूटन लगेगा। उसी तरह अगर हम 50 न्यूटन अप्लाई किए तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना लगेगा आपको 50 न्यूटन, ठीक है। लेकिन इस पूरे कंडीशन में बॉडी किस में रहेगा आपको, इस पूरे कंडीशन में बॉडी रेस्ट में रहेगा, क्योंकि जितना अप्लाइड फोर्स है उतना ही फ्रिक्शन फोर्स है। उसके बाद हम फोर्स जैसे ही 51 न्यूटन किए, यानी इससे थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दिए, तो इस कंडीशन में जो अप्लाइड फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या है 50 न्यूटन। कोई दो सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स 50 न्यूटन ही अप्लाई कर सकता है। तो फ्रिक्शन फोर्स 50 न्यूटन है और हम अप्लाइड करें 51 न्यूटन, तो इस केस में बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा वैल्यू, थोड़ा सा भी ज्यादा वैल्यू होगा फोर्स का तो बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब हम 60 न्यूटन अप्लाई करेंगे तब ये कितना अप्लाई करेगा आपका 50 न्यूटन। अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे 70 न्यूटन तब भी फ्रिक्शन फोर्स कितना अप्लाई होगा आपका 50 न्यूटन ही अप्लाई होगा। यानी कहने का मतलब है क्या है कि शुरुआत में फोर्स बढ़ता है तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ते जाता है। शुरुआत में व्हेन वी इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, इनिशियली व्हेन वी इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स व्हेन वी इंक्रीज द magnitude of applied force, friction force gradually increases। जब हम फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ाते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स भी ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। आफ्टर सर्टेन टाइम फ्रिक्शन फोर्स बिकम्स कांस्टेंट एंड व्हेन फोर्स इज इंक्रीजिंग देन नो फ्रिक्शन फोर्स वैल्यू विल बी चेंज्ड, इट रिमेन्स कांस्टेंट। इट्स देन वी से दैट the friction force complete its maximum value। इस केस में फ्रिक्शन फोर्स अपने मैक्सिमम वैल्यू को कंप्लीट कर लेता है। तो ये बात होता है। तो समझ में आपको आ गया होगा ये सब कॉन्सेप्ट। तो अब देखिए क्या होता है आपको यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे ये सब समझ में आ गया हो तो अब हम देखते हैं कॉपी के ऊपर में ये बात कि अगर इसको हम देख के ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं यहाँ क्या, ये हो गया क्या आपका फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लेंगे हम, और यहाँ इसमें लेंगे अप्लाइड फोर्स। तो वहाँ डाटा क्या था 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, ये हो गया। यहाँ पे उसके बाद फिर क्या है आपको देखिए, अच्छा यहाँ पे हम लेते हैं अप्लाइड फोर्स, बेटर रहेगा। ये आपका हो गया अप्लाइड फोर्स और इसको लेते हैं हम लोग क्या फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स हम लेते हैं यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो क्या होता है देखिए, हम अगर यहाँ फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है, फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या है 50 न्यूटन, यानी उससे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई नहीं हो सकता है यहाँ पे। तो हम 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किए तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या रहेगा 10, हम पीछे बना चुके हैं, यहाँ पे बना हुआ देखिए। हम 10 अप्लाई किए तो फ्रिक्शन फोर्स 10, हम 20 तो फ्रिक्शन फोर्स 30, 30 तो 30, 50 50, 51 तो ये 50, 60 तो ये 50, 70 तो ये 50 और 80 होगा तब ये क्या रहेगा फ्रिक्शन फोर्स आपको 50 ही रहेगा। तो उसको देखिए ग्राफ बनाते हैं। 10 पे 10, 20 पे 20, 30 पे 30, 40 पे 40, 50 पे 50। अब जैसे ही 60 होगा तब ये क्या रहेगा 50 ही रहेगा, 70 रहेगा तब ये 50 ही रहेगा, 80 हुआ तो 50 रहेगा, 100 होगा तभी 50 ही रहेगा। समझ में आया? यानी ग्राफ इसको मिलाएं तो ऐसा ग्राफ बनेगा, है कि नहीं।
ऐसा ग्राफ बनेगा। यानी कहने का मतलब है क्या, इनिशियली अप्लाइड फोर्स के साथ साथ फ्रिक्शन फोर्स भी आपका बढ़ते जाता है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पहुंचने पे, जैसे O से A के बीच में, O से A के बीच में आपको जो होता है, आपको अप्लाइड फोर्स बढ़ाते गया तो फ्रिक्शन फोर्स भी आपका बढ़ते गया। लेकिन जब बॉडी A पे पहुंच गया तब आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते गए, 60-50 करते गए, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स क्या रह गया, रिमेन्स कांस्टेंट रह गया। ठीक है ना, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे रिमेन्स कांस्टेंट रह गया, आपको वो चेंज नहीं किया और बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये तो आपको ग्राफ हो गया, लेकिन आपको प्रैक्टिकली जो ग्राफ होता है आपका वो ऐसा होता है, ऐसा ग्राफ होता है प्रैक्टिकली, जो आगे क्लास में पढ़िएगा ये ग्राफ आता है। तो बोलिए सर यहाँ तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इस ग्राफ में यहाँ से यहाँ तो चलिए ठीक है, O से ठीक है, लेकिन थोड़ा सा नीचे जाने के बाद ये ऐसे क्यों वैरी कर रहा है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो स्लाइटली कम और ज्यादा आपको होते रहता है, वो सरफेस पे डिपेंड करता है, सरफेस का रफनेस सब जगह एक बराबर नहीं होगा ना, तो फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू थोड़ा सा कम और ज्यादा होते रहता है, इसलिए यहाँ पे ऊपर नीचे बनाया गया। कभी बढ़ेगा फ्रिक्शन फोर्स, कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, वो डिपेंड करता है फ्रिक्शन फोर्स सरफेस के रफनेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये ग्राफ समझ में आ गया होगा आपको। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कि ये बात यहाँ से है कि थोड़ा सा नीचे क्यों हुआ, आप देखिएगा, हम इस बात का आंसर दे रहे हैं कि अच्छा पहले देखिए टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बताते हैं। तो O से A O से A कौन सा फ्रिक्शन आपको दिखा रहा है, O से A क्या है, आपको स्टैटिक फ्रिक्शन है, O से A स्टैटिक फ्रिक्शन है, और ये B से C जो होता है वो आपको क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आपकी क्लास के हिसाब समझा रहे हैं, O से A जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन है और B से C स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। तो आप बोले सर स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, तो यदि कोई बॉडी रेस्ट में हो और तब उसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन कब अप्लाई होता है, जब बॉडी रेस्ट में होता है तब स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई होता है। जैसे देखिए यहाँ पे इस पे में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये आगे नहीं बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि जितना फोर्स हम अप्लाई करें उतना ही फोर्स पीछे की ओर अप्लाई करा फ्रिक्शन फोर्स, और ये बॉडी रेस्ट में है ना, तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको बोलते हैं क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन अगर फोर्स अप्लाई किए, मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो इस समय जो फ्रिक्शन फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगा तो उसको बोलते हैं क्या, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट में हो उस समय उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, और अगर बॉडी मूव करने लगता है तो उसको जब जो फोर्स अप्लाई होता है उसको बोलते हैं क्या, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो O से A तक आपको क्या हो रहा है, हम फोर्स अब बढ़ा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ते जा रहा है आपको, है कि नहीं, और बॉडी रेस्ट में रह रहा है, O से A बॉडी रेस्ट में रह रहा है, तो इस तरह के फ्रिक्शन को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, और B से C के बीच में जो होता है फ्रिक्शन है उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब देखिए यहाँ पे A पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू वो 50 न्यूटन है, लेकिन जैसे ही बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दिया तो ये 50 न्यूटन थोड़ा सा कम हो जाता है, 48 न्यूटन हो जाता है। यानी अगर स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा 50 न्यूटन है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का वैल्यू जो होता है वो क्या होगा आपका, थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे होगा मैक्सिमम वैल्यू जो कि होगा 50 न्यूटन के बराबर, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा 50 न्यूटन से कम वैल्यू होगा। ऐसा क्यों, तो देखिए ध्यान सुनिए, आपसे पूछता है वाई, एग्जाम में पूछा जाता है वाई स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज्यादा क्यों होता है। तो सिंपली बात है, देखिए जब बॉडी मूव कर रहा है, ये रफ सरफेस है, ठीक है, रफ सरफेस है, यहाँ पे ये बॉडी इसको मूव करना आगे की ओर, तो यहाँ देखिए मूव करना है इसको आगे की ओर, तो यहाँ देखिए इस दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग है, अभी बॉडी रुका हुआ है, तो इसके ऊपर में मूव कराने के लिए अगर हम इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स 50 न्यूटन है तो इसको 50 न्यूटन कम से कम लगाना पड़ेगा, तब ये मूव करना स्टार्ट करेगा आपको। यानी रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए आपको 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ा, क्योंकि मैक्सिमम फोर्स फ्रिक्शन फोर्स का 50 न्यूटन है। एक बार जो ये बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दिया तो क्या होता है, जैसे ही ये नेक्स्ट यहाँ पे इंटरलॉकिंग है, जब बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देता है तो इंटरलॉकिंग होने में समय लगता है, इंटरलॉकिंग होने का समय मतलब कि समय नहीं मिल पाता। देखिए
अभी मेरा हाथ एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ है, लेकिन जब ये हाथ मूव करने स्टार्ट कर देगा तो यहाँ से देखिए ये हाथ आ रहा है मेरा, ऐसे ऐसे जैसे ही इसको मजबूत पकड़ बनाना स्टार्ट करने ही वाला था कि आगे बढ़ गया तो नेक्स्ट वाला आपको इसको इंटरलॉकिंग मिला, इसे पकड़ से बनाने वाला था कि आगे बढ़ गया। यानी कहने का मतलब है क्या, जब बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देता है तो उसको इंटरलॉकिंग करने का समय नहीं मिल पाता है। ठीक है, जब बॉडी मूव करने स्टार्ट कर देता है तो इंटरलॉकिंग करने का समय उसको नहीं मिल पाता है, इसलिए कम इंटरलॉकिंग होता है। जब बॉडी रेस्ट पर रहता है तो इंटरलॉकिंग ज़्यादा रहता है, जबकि बॉडी जब मोशन में आ जाता है तो इंटरलॉकिंग कम हो जाता है। और इंटरलॉकिंग कम हो जाने के कारण क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू घट जाता है। इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बड़ा होता है। याद रखिएगा, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इस बात को याद रखिएगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बड़ा वैल्यू होता है। ठीक है, ये याद रखिए। हाँ, लेकिन स्टैटिक कौन सा वैल्यू, स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू स्लाइडिंग से हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि स्लाइडिंग जब बॉडी मूव कर रहा है, स्लाइडिंग मतलब क्या, बॉडी मूव कर रहा है, बॉडी मूव करने में इंटरलॉकिंग का समय नहीं मिल पाता है, इस कारण ये पॉसिबल ये हो पाता है। ठीक है ना, तो ये आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। हाँ, हायर क्लास में क्या होता है, हायर क्लास में ओ से लेके ए तक की हम बोलते हैं। अब हायर क्लास के हिसाब समझा देते हैं। ओ से ए तक वाले को हम बोलते हैं क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ फिगर देखिए, ओ से ए। उसके बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन किसे बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन तो सिंपली बात है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, जहाँ पे 50 न्यूटन आता है, उस वैल्यू को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। और काइनेटिक फ्रिक्शन, जिस जब बॉडी मूव करना स्टार्ट करता था उसमें जो बॉडी फ्रिक्शन लगता है उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, उसका वैल्यू कम हो जाता है, जैसे 48। तो हायर क्लास में इस तरीके से आप लोग पढ़िएगा, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक। ठीक है, अब अगले क्लास में आपको हमारा फ्रिक्शन जो होता है फ्रेंड है या फिर एविल है वो हमको पढ़ना है। इस फ्रिक्शन फोर्स का हमारे लाइफ पे क्या इंपॉर्टेंस है उसको पढ़ना है। और उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन एक होता है अलग टाइप का फ्रिक्शन, ये पढ़ना है, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में ये वीडियो बना कर चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ओके, थैंक यू।